पश्चिमी देशों ने कभी नहीं सोचा था कि फिलिस्तीन के मसले पर इतना बड़ा बवाल खड़ा होगा। आज दुनिया के लगभग 150 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए आगे आ चुके हैं। उनमें से एक है इटली, जिसने अपने फैसले के बाद अपने ही देश में सरकार के खिलाफ लोगों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया। 24 महीनों में, यानी सिर्फ 2 साल में, पूरी दुनिया का नजरिया बदल गया है। जो पहले फिलिस्तीन को अत्याचारी मानते थे और इजराइल को पीड़ित, अब नई पीढ़ी ने समझ लिया है कि असलियत क्या है, किस तरह इजराइल ने फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जा किया। यही वजह है कि आज आवाज उठ रही है, आज हल्ला मच रहा है। और यह सिर्फ इटली तक सीमित नहीं है। एक के बाद एक देश अब फिलिस्तीन को मान्यता देने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। पुतिन के ऐलान ने अमेरिका और इजराइल को हिलाकर रख दिया है और यूरोप पर खतरा अब स्पष्ट हो गया है। दोस्तों, अब समय है सच समझने का, हक और अन्याय को अलग पहचानने का। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों, परिवार और जानने वालों के साथ, और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। सबसे अहम, फिलिस्तीन और इजराइल की इस लड़ाई में आप किसके साथ हैं, हमें कमेंट में साफ साफ बताइए। दोस्तों, आपका यह छोटा सा एक्शन ही सच की तस्वीर फैलाने और हक की आवाज को मजबूत करने में मदद करता है। दोस्तों, इटली से एक बड़ी खबर आ रही है। मिलान की सड़कों पर लोग उतर आए हैं, पथराव हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है, गुस्से का लावा बाहर आ रहा है। आप चाहें तो इन्हें उपद्रवी कह सकते हैं, बवाली कह सकते हैं, लेकिन ठहर कर सोचिए, इतनी बड़ी भीड़ आखिर क्यों भड़क उठी? असल वजह इटली की सरकार का वह फैसला है जिसमें उसने फिलिस्तीन को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया, और इस इनकार के तुरंत बाद गुस्सा सड़कों पर फैल गया। अब जरा एक और पहलू देखिए। अमेरिका इस संघर्ष में वैसे ही अकेला पड़ चुका है और इटली का यह फैसला उसके पक्ष में खड़ा दिखता है। सवाल है, क्या इटली ने यह कदम अपनी मर्जी से उठाया है या फिर किसी दबाव में? यहां ध्यान देने वाली बात है, ये लोग सिर्फ फिलिस्तीनी या मुस्लिम समुदाय से नहीं हैं, ये इटली के आम नागरिक हैं। अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि जनभावनाओं की ताकत किस हद तक जा सकती है। दोस्तों, मैं साफ कह दूं, हम कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, न तोड़फोड़ का, न बवाल का। लेकिन जब जनभावनाएं चरम पर पहुंच जाती हैं तो हकीकत यही होती है कि सड़कें सियासत से बड़ी हो जाती हैं। अब सवाल इटली की सरकार पर है, क्या उसने किसी दबाव में ऐसा फैसला लिया? और अगर लिया तो यह गलती उसे कितनी भारी पड़ सकती है, यही असली मुद्दा है। इटली के मिलान में फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त विरोध हो रहा है। ट्रेन स्टेशन से लेकर सड़कों तक नागरिकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया, लेकिन भीड़ ने उनका सामना किया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था, मगर 2 दिन में यह जन आंदोलन में बदल गया। लोगों की मांगें साफ हैं, इजराइल से संबंध खत्म कीजिए, उसे हथियार देना बंद कीजिए और फिलिस्तीनियों पर हो रहे नरसंहार को रोकने के लिए दबाव डालिए। दावा है कि इस विरोध में मिलान में ट्रेन, पोर्ट, हाईवे, स्कूल और दुकानें तक ठप कर दी हैं। मूल बात यही है कि पूरी दुनिया जब एक साझा आवाज में फिलिस्तीन को मान्यता देने की ओर बढ़ रही थी, तब इटली ने अलग राह पकड़ ली और यही फैसला जनता के गुस्से की वजह बन गया। लेकिन यहां एक गहरी परत और है। नई पीढ़ी को इतिहास से काट दिया गया। उन्हें बस इतना पढ़ाया गया कि हमास आतंकी है, फिलिस्तीनी आतंकी है। नतीजा यह कि सच्चाई की जगह एक तरफा कहानी थोप दी गई, और जब हकीकत सामने आती है तो गुस्सा भी उसी अनुपात में भड़क उठता है। अब सवाल यह है कि क्या इटली की सरकार ने यह फैसला अपनी मर्जी से लिया था या किसी दबाव में? और अगर दबाव में लिया तो यह गलती उसे कितनी भारी पड़ सकती है? छोटे छोटे बच्चों पर हो रहे हमलों को हमेशा यह कहकर बचाया गया, क्या हमास ने इजराइल पर हमला नहीं किया था? यही तर्क सालों तक दोहराया गया। लेकिन नई पीढ़ी ने जब इतिहास पढ़ा तो उसे साफ समझ में आ गया कि कौन अत्याचारी है और कौन पीड़ित, और उसी समझ से यह आंदोलन जन्म ले रहा है। मिलान की सड़कों पर पुलिस और जनता आमने सामने है। नाराजगी पुलिस से नहीं है, सरकार से है। सरकार सामने आने की हिम्मत नहीं दिखाती, उसकी ढाल बनकर पुलिस आती है, और जब सेना या सुरक्षा बल आते हैं तो गुस्सा भी उन्हें ही झेलना पड़ता है। स्थिति इतनी गंभीर है कि पुलिस इन नागरिकों को रोकने की स्थिति में नहीं है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन असर नहीं हुआ। पथराव जारी है, भीड़ लगातार आगे बढ़ रही है। सवाल यही है, क्या किसी सरकार का एक फैसला इतनी बड़ी आग भड़का सकता है? इटली का ताजा उदाहरण यही बता रहा है।
जब जनभावना सत्ता से टकराती है तो सरकारें बैकफुट पर आ जाती हैं और यही आज मिलान में हो रहा है। कहा जा रहा है कि 70,000 लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन हकीकत यह है कि भीड़ का आकार 70,000 से कहीं ज्यादा लग रहा है। यह सिर्फ मिलान तक सीमित नहीं रहा, अब रोम में भी हालात वही हैं। इटली का एक एक शहर सियासत के फैसले पर नाराज है। लोग पूछ रहे हैं, जब पूरी दुनिया फिलिस्तीन को मान्यता देने की ओर बढ़ रही है, जब 150 देश यह कदम उठा चुके हैं, तब इटली क्यों पीछे हट रहा है? यही चिंता लोगों को सड़कों पर ले आई है। उनका डर साफ है, नेताओं के पास तो सुरक्षा होती है, लेकिन आम नागरिक जब दूसरे देशों में जाएंगे तो उन्हें किस नजर से देखा जाएगा? यह सवाल उनके गुस्से में भी झलक रहा है। यह आंदोलन अब इटली तक सीमित नहीं रहा। कतर से लेकर सऊदी अरब तक बयान आ रहे हैं। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने साफ कहा है, फिलिस्तीन एक अरब देश है और उस पर लगातार अत्याचार हो रहा है। फ्रांस ने आधिकारिक तौर पर मान्यता देने की बात कही है। मोनाको ने ऐलान कर दिया कि फिलिस्तीन को वह एक देश मानता है। इंग्लैंड में फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया गया है और वहां पीएलओ का दूतावास तक खोल दिया गया है। यह सिर्फ सरकारों की डिप्लोमेसी नहीं है, यह जनता की चेतना है। पॉप स्टार दुआ लिपा ने अपने इजरायली मैनेजर को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह इजराइल का समर्थन कर रहा था। यानी असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि पॉप कल्चर पर भी दिख रहा है। दोस्तों, इटली की सड़कों पर जो गुस्सा दिख रहा है वह हमें याद दिलाता है कि जनता की ताकत किसी भी सरकार को बैकफुट पर ला सकती है और यह सवाल हमेशा के लिए छोड़ जाती है, इतिहास किसके पक्ष में लिखा जाएगा, पीड़ित के या अत्याचारी के? फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया, सड़कों पर जश्न मनाया गया। दुनिया भर में यह एक प्रतीक बन गया है प्रतिरोध का, उम्मीद का और न्याय की मांग का। लेकिन इस उत्साह के बीच फिलिस्तीन की राजनीति में भी एक बड़ी हलचल दिख रही है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बयान दिया है कि हमास को हथियार डालने होंगे। उनका साफ कहना है, हम चाहते हैं एकटोनित फिलिस्तीन, लेकिन वह फिलिस्तीन जहां सत्ता बंदूकों से तय न हो बल्कि जनता की आवाज से तय हो। अब्बास ने यहां तक कहा कि हम एक ऐसा देश चाहते हैं जो बिना हथियारों का देश हो, जहां सरकार हथियार बंद गुटों की बंधक न बने बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर काम करे। यानी संदेश सीधा है, हमास का शासन नहीं चलेगा। फिलिस्तीन की राह हथियारों से नहीं बल्कि राजनीतिक सहमति से निकलेगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ऐसा फिलिस्तीन बन पाना संभव है जिस धरती पर हर गली में संघर्ष की कहानियां दबी हों, जिस पीढ़ी ने युद्ध और बमबारी में आंखें खोली हों, वहां हथियारों को पूरी तरह छोड़ा जा सकता है? या यह सिर्फ एक सपना है जो सुनने में अच्छा लगता है लेकिन हकीकत से बहुत दूर है? उधर यूरोप से एक अलग ही किस्म की बेचैनी की खबर आई है। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर अचानक सभी ऑपरेशंस रोक दिए गए। वजह अज्ञात ड्रोन, दर्जनों नहीं कई ड्रोन एक साथ आसमान में मंडराते देखे गए। पुलिस ने तुरंत पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी, एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। लेकिन असली सवाल यह है, ये ड्रोन आए कहां से, किसने उड़ाए और क्यों? आज के दौर में ड्रोन सिर्फ खिलौना नहीं है, यह तकनीक अब युद्ध का सबसे सस्ता और सबसे कारगर हथियार बन चुकी है। जिस तरह से ड्रोन रूस यूक्रेन युद्ध में देखे गए, गाजा और इजराइल में इस्तेमाल हुए, वैसे ही अब यूरोप के दिल तक पहुंचना अपने आप में चेतावनी है। सोचिए, एक तरफ फिलिस्तीन की राजनीति हथियार मुक्त राज्य की ओर बढ़ने की बात कर रही है और दूसरी तरफ यूरोप की सुरक्षा को हथियारों की नई शक्ल ड्रोन चुनौती दे रहे हैं। दुनिया का यह विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई हथियारों के बिना एकीकृत फिलिस्तीन संभव होगा? और अगर होगा भी तो क्या दुनिया की बड़ी ताकतें उसे ऐसा बनने देंगी? इधर यूरोप पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर अज्ञात ड्रोन दिखाई दिए, अचानक सभी ऑपरेशंस रोक दिए गए, पूरा इलाका बंद कर दिया गया। सवाल यह है, क्या यूरोप के ऊपर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है? इसकी जांच पड़ताल जारी है। इस बीच रूस से धमकी भरा बयान आया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि किसी भी खतरे का जवाब रूस सैन्य शक्ति से देगा। यानी पश्चिम को सीधा संदेश, रूस पीछे हटने वाला नहीं है। पुतिन ने ट्रंप के गोल्डन डोम स्पेस वेपन प्रोजेक्ट का भी विरोध किया और कहा कि यह दुनिया की रणनीतिक स्थिरता को कमजोर करेगा। इधर अमेरिका में भी हलचल है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी ने इजराइल के खिलाफ जांच जारी रखी तो अमेरिका आईसीसी पर ही प्रतिबंध लगा देगा। सोचिए,
जिन संस्थाओं को दुनिया कानून और इंसाफ की आखिरी उम्मीद मानती है, उन पर ही प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। यही है दुनिया का नया हिसाब किताब और यही है कानून का असली हाल। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सवाल तो बहुत हैं और जवाब तलाशने का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगर आपको यह वीडियो सोचने पर मजबूर करता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, लाइक और शेयर कीजिए। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब हम आपके सामने आए तो कोई खबर छूट न जाए। तब तक के लिए